चलिए अभी हमारा पार्ट नंबर 6 जिसके अंदर हम कवर करेंगे मॉडल नंबर 3 के इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट के क्वेश्चन जो दिए गए एनसीईआरटी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी इंपॉर्टेंट निमिक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो हमारे 2024 के फर्स्ट ईयर के एग्जाम में आने वाले हैं। और यही क्वेश्चन जो है टारगेट किए गए हैं अप्रेंटिसशिप के लिए भी और आईटीआई फर्स्ट ईयर के सीबीटी एग्जाम के लिए भी, और जो सीआईटीएस एग्जाम होते हैं क्राफ्ट आईटीआई के जो टीचर बनते हैं उनके लिए भी यही क्वेश्चन आते हैं। और भी बहुत सी जगह पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे जेईई नीट के अंदर भी आ रहे हैं, रेलवे के अंदर भी आ रहे हैं, इसरो के टेक्नीशियन भर्ती में भी आ रहे हैं, बहुत सी जगह पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके अंदर हम जो हमारे बाकी के क्वेश्चन थे 26 से 50 वो कवर करेंगे, और इससे पहले जो पार्ट 5 था उसके अंदर हमने इसी मॉडल के 1 से लेकर 25 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, विच डिफाइंस द फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर हमने जैसे पिछली बार भी देखा कि जब हम लैगिंग मतलब पिछड़ जाना है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करते हैं फील्ड देते हैं तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बढ़ता है और फ्लक्स इंटेंसिटी भी बढ़ती है। लेकिन जब हम जैसे फोर्स को धीरे धीरे कम करते हैं है ना, कम करते करते पूरा 0 कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि बी पॉइंट पे हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स तो बिल्कुल 0 हो जाता है, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी 0 नहीं होती है, पिछड़ जाती है ना। तो ये किसके द्वारा आप लोगों को पता चलता है, ये पता चलता है हिस्टैरिसीस लूप के द्वारा। तो हमारा इसके अंदर ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर R2 इन द सीरीज सर्किट। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो रजिस्टर R2 है इसके अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये पूछा गया है बराबर। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या क्या वैल्यू हमको दी गई है, टोटल वोल्टेज दिया है 50 वोल्ट है ना, R1 दिए है 100 ओम, R2 200 ओम, R3 300 ओम और R4 400 ओम बराबर। तो अभी हमको 200 R2 के अंदर के वोल्टेज पता करने हैं, तो इसके लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा, तो सबसे पहले अपन करंट पता करेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस अपनों को पता होना जरूरी है ना। अपनों क्या पता करना है, IT इक्वल टू क्या रहेगा, VT डिवाइड बाय RT। टोटल रेजिस्टेंस अपनों को पता है, नहीं पता है तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, मतलब चारों का प्लस कर लेना है सीरीज में। तो ये 100 और 200 ये कितने हो जाएंगे, 300, और ये 400 700 और ये 300, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1000 ओम, या फिर इसको हम 1K ओम भी बोल सकते हैं, 1 किलो ओम बरोबर। तो टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया, टोटल वोल्टेज अपने पास है, अब अपन टोटल करंट पता कर लेंगे है ना। अभी यहाँ पर अपनों को IT पता करने के लिए VT मतलब टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा। तो अपने को टोटल रेजिस्टेंस भी पता चल गया, टोटल वोल्टेज अपने को पता है। टोटल वोल्टेज कितने अपने पास 50 वोल्ट, कितने हैं 50 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1000 ओम, कितना आएगा ये 0.05 एम्पियर। अब ये जो आया ये क्या अपने पास टोटल करंट है, और सीरीज के अंदर क्या होता है, करंट का जो प्रवाह एक ही होता है, करंट का रास्ता क्या होता है एक ही होता है। तो इसमें जो रहेगा टोटल जो करंट रहेगा हमारा IT इज इक्वल टू I1 भी वही रहेगा और I2 भी वही रहेगा, I3 भी वही रहेगा और I4 भी वही रहेगा है ना, क्योंकि रास्ता एक ही है। तो अब अपने को क्या पता करना है, R2 के अंदर कितने वोल्टेज ड्रॉप हुए वो पता करना है। तो अभी यहाँ पर अपनों को V2 पता करना पड़ेगा है ना। तो V के लिए क्या फार्मूला रहेगा अपने पास, बरोबर V इज इक्वल टू R इंटू I2। R2 कितना है 200 है, 200 को गुना करेंगे हम I2 से, I2 कितना अपने पास 0.05 एम्पियर, कितना आएगा ये 10 वोल्टेज है ना। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये क्या है 10 वोल्टेज, ये राइट आंसर रहेगा। आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 28, कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट ऑफ 2 लैम्प रेटेड एज 200 वैट
10 to 40 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज एक्रॉस 240 वोल्ट सप्लाई। मतलब 200 वाट का लैंप है जो 240 वोल्ट पर कार्यरत है और वो दो लैंप जो है वो सीरीज में कनेक्ट हुए। किस में कनेक्ट हुए? सीरीज में कनेक्ट हुए। इस तरीके से बरोबर। और यहाँ पे कितने वोल्टेज दिए है? 240 वोल्ट बरोबर। तो इसका एक बहुत ही आसान मेथड है अपने पास सीरीज के लिए फॉर्मूला। अगर सेम वैटेज के लैंप अगर है तो उसको हमको क्या करना है, डायरेक्ट उसका जो पावर है उसको डिवाइड करना है। कितने लैंप है? 2 लैंप है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 4 लैंप अगर रहेंगे तो 4 से कर देंगे ना। तो P कितना है यहाँ पर? पावर कितना है एक लैंप का? 200 वैट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 200 वैट लिखेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 2 नंबर है ना तो 2 से कर देंगे। कितना आ जाएगा ये? 100 वैट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। और अगर पैरेलल में है तो क्या करना पड़ता है? पैरेलल में तो P को गुना करता है 2 से, जितने भी लैंप रहेंगे उतने। लेकिन कंडीशन क्या है कि वैटेज सेम होना। अगर एक 200 वैट का है और एक 100 वैट का है तो फिर ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, उसके लिए फिर बहुत लंबी प्रोसेस है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर LDR इफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज इंक्रीजिंग। LDR एक रेजिस्टर होता है जो लाइट के ऊपर डिपेंड रहता है, इसलिए उसका नाम रखा है LDR, है ना, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? घटेगा बरोबर। ये इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30, विच मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज यूज्ड टू मेक कमर्शियल पर्पस मैग्नेट। मतलब बहुत ही बड़े मात्रा में उद्योग में अगर अपनों को मैग्नेट बनाना है बहुत ही अच्छा, तो कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर ये जो विधियां है, सिंगल टच मेथड, डबल टच मेथड, डिवाइडेड टच मेथड, इनके द्वारा भी मैग्नेट बनाया जाता है। लेकिन इसके बहुत ही कम मात्रा में बनेगा और बहुत लेंथी प्रोसेस रहेंगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक कॉइल लेते हैं और एक कॉइल को सप्लाई देते हैं और एक कॉइल को इसी सप्लाई देंगे तो ये कॉइल को सप्लाई देंगे तो ये क्या पैदा करेगा? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फील्ड पैदा करेगा। और इस फील्ड के बीच में हम क्या करेंगे, कोई भी धातु का एक टुकड़ा रख देंगे, है ना, निकिल हो, कोबाल्ट हो, ये मैग्नेट बनाने के लिए काम में आते। तो इसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा? मैग्नेट पैदा हो जाएगा, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन मेथड बोलते हैं, है ना। मतलब इसके अंदर हमने मैग्नेट का निर्माण किया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब रेटेड एज अ 100 वैट 250 वोल्ट। अब यहाँ पर इस लैंप का हमको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। क्या पता करना है? रेजिस्टेंस पता करना है। तो यहाँ पर 2 चीजें दिए गई है, एक तो वोल्टेज दिए, वैट दिए गए हैं और एक वोल्टेज दिए गए हैं बरोबर। तो हम लोग क्या पता करना है? आर पता करना है। तो पावर निकालने का एक फॉर्मूला है V² डिवाइड बाय आर। तो हम लोग आर चाहिए ना, तो आर को इधर ले लेंगे और P को इधर कर देंगे, तो ये फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ पर जो V2 है, V2 कितना है अपने पास? 250 है बरोबर, उसका स्क्वायर। और P कितना है? P 100 है। यहाँ पर ये 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। तो 250 का स्क्वायर कितना होता है? 62,500 डिवाइड बाय 100। तो ये कितना आंसर आएगा इसका? 625 ओहम। तो इसका राइट आंसर रहेगा 625 ओहम। एक और क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से, उसमें 200 वैट रहेंगे तो 625 के आधा उसमें आएगा, है ना, 312.5। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, 100 के लिए ज्यादा और 200 रहा तो उससे आधा, है ना। वो देख लेना, अभी आएगा आगे। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 32, इसके अंदर भी जो है वो रेजिस्टेंस पता करना है। लेकिन इसमें जो वैट कितने हैं? 200 है, उसमें कितने थे? 100 थे। तो उसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेंगी रेजिस्टेंस पता करने के लिए, V² डिवाइड बाय P। तो 250 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 62,500 आ जाएगा। उसको डिवाइड किससे करेंगे हम? 200 से। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आया? 312.5 ओहम, है ना। 100 वैट के लिए कितना आया था? 650 ओहम। अब 200 वैट हो गए, मतलब उससे डबल पावर होगा और करंट बढ़ गया। तो करंट बढ़ने की वजह से क्या हुआ? रेजिस्टेंस कम हो गया। तो ये याद रखना, 200 वैट में करंट बढ़ेगा और 100 वैट में करंट घटेगा। तो उसमें 625 आया था, अब डायरेक्ट पावर ही बढ़ गई, मतलब करंट ही बढ़ गई, तो रेजिस्टेंस डायरेक्ट आधा हो गया। 625 के आधा 312.5। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन एन ओपन सर्किट। मतलब एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा, है ना। अभी हमने देखा जैसे कोई रेजिस्टर है, वो अगर बीच में से ओपन है तो जब हम इसका रेजिस्टेंस नापेंगे
तो हमको इसके अंदर तो कोई करंट पास होगा क्या? नहीं होगा। इसके बीच में क्या है? हवा है ना। अब हवा का रेजिस्टेंस तुम नाप सकते? नहीं नाप सकते। वो कितना है? इन्फिनिटी, अनंत है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी। अगर ओपन रेजिस्टर है तो उसका प्रतिरोध आएगा इन्फिनिटी। 34, विच बल्ब विल हैव लोवेस्ट रेजिस्टेंस? अब यहाँ पे 4 वैट के अलग अलग बल्ब दिए, वोल्टेज तो सेम है लेकिन वैट अलग अलग है। तो इनमें से किसके अंदर लोवेस्ट रेजिस्टेंस होगा, है ना। अब हम बगैर ये कैलकुलेशन के पता कर सकते हैं, इधर देखने की जरूरत नहीं है। 60 वैट और 500 वैट। 500 वैट में पावर ज़्यादा है मतलब करंट ज़्यादा होगा। 60 वैट में पावर कम है मतलब करंट कम हो। तो जहाँ करंट कम वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जहाँ करंट ज़्यादा वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा। तो 500 वैट के अंदर सबसे कम रेजिस्टेंस रहेगा। इसको हम डायरेक्ट भी इसे पता कर सकते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेशन के द्वारा करना है तो भी कर सकते हैं। देखो इसका फॉर्मूला क्या अपना, आर का वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। तो 240 का स्क्वायर 57,600 और 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 960 ओम। 100 वैट का आएगा 576 ओम। 200 वैट का आएगा 288 ओम, है ना। देखो जैसे जैसे वैट बढ़ते जा रहे रेजिस्टेंस कम होते जा रहा है ना। 500 वैट के लिए कितना आ रहा है? 115.2 ओम, है ना। सबसे कम किसके लिए आया? 500 वैट के लिए। तो वैटेज बढ़ते जाते हैं तो रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन नंबर 35, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट, है ना। सीरीज सर्किट का हम इस्तेमाल वोल्टेज रेगुलेटर में भी करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है मल्टीप्लायर रेजिस्टर ऑफ अ वोल्ट मीटर, है ना। देखो यहाँ पर बताया गया है फिगर के अंदर, जब हम वोल्टेज को नापते हैं तो नापते टाइम हमको क्या होता है, अगर अपने पास जो डिफरेंट साइड की रेंज होती है, जैसे 1 वोल्टेज, 10 वोल्टेज, 100 वोल्टेज, 1000 वोल्टेज, तो ये वोल्टेज की रेंज कैसे पता की जाती है? रेजिस्टर को सीरीज में ऐड करके, है ना। जैसे यहाँ पर अगर हम वोल्टेज को नाप रहे हैं तो इसके अंदर सिर्फ R2 अगर जुड़ा हुआ है, सिर्फ हम एक ही वोल्टेज नाप सकते हैं। इससे अधिक अपनों को नापना है फिर क्या करना पड़ेगा? उसके सीरीज में एक रेजिस्टर लगाना पड़ेगा R3। तो फिर यहाँ से अब हम 10 वोल्ट नाप सकते हैं, और उससे अधिक अगर नापना है तो उसके सीरीज में एक रजिस्टर को लगाएंगे, फिर यहाँ पर अब हम 100 वोल्टेज नाप सकते। इस तरीके से मल्टीप्लायर में हम क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस को ऐड करके अधिक वोल्टेज को भी नाप सकते हैं, है ना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या होगा फिर सीरीज सर्किट का? मल्टीप्लायर रेजिस्टर ऑफ अ वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी ये राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर इन कैपेसिटर? कैपेसिटर के बीच में एक बहुत ही थिन लेयर होती है, एकदम बारीक लेयर, है ना, और उसके बीच में इंसुलेटर रखते हो। क्यों रखते हैं? अगर वो इंसुलेटर नहीं होगा तो ये कैपेसिटर ही नहीं होगा। अगर दोनों को चिपका दिए तो फिर कैपेसिटर ही नहीं होगा, है ना। तो इसके बीच में कंफ्यूजन ये रहेगा, शॉर्ट सर्किट से बचाता है या फिर करंट को दोनों प्लेटों के बीच में से प्रवाह होने से रोकता है ना। ये तो कट हो जाएंगे, ये दो में आप कंफ्यूज रहेंगे। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि कैपेसिटर तो सीरीज में भी लगता है, और सीरीज में अगर शॉर्ट हो भी गया तो भी उसके अंदर से करंट तो आगे पास हो ही जाता है ना। लेकिन अगर करंट पास होगा तो फिर वो कैपेसिटर की तरह वर्क करेगा ही नहीं सीरीज में, है ना। तो इस वजह से इसके बीच में का जो इंसुलेटर होता है वही कैपेसिटर को कैपेसिटर भी बनाता है, और दोनों प्लेटों को सेपरेट भी रखता है, और दोनों प्लेटों के बीच में किसी भी तरीके से फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं रहता, और करंट को दोनों के बीच में से प्रवाहित नहीं होने देता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 37, व्हाट प्रिकॉशन टू बी टेकन बिफोर कनेक्टिंग द डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग कैपेसिटर इन सीरीज? मतलब अगर डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग के कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में जोड़ रहे हैं तो कौन सा ऐसा प्रिकॉशन है जो हमको ध्यान में रखना चाहिए? तो देखिए, अगर हम अपने पास 220 वोल्टेज है और अगर हम 10-10 वोल्ट के कैपेसिटर सीरीज में जोड़ देंगे, मतलब उनकी वोल्टेज की रेटिंग होगी ना कि इतने वोल्ट पे काम करता है। हर कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज की रेटिंग लिखी हुई होती है। अभी इसकी कितनी है? 10 वोल्ट है, इसकी 16 वोल्ट है, इसकी 25 वोल्ट है, ये 35 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है ना। तो जब इसको हम सीरीज में जोड़ेंगे 230 के, तो क्या होगा? ये इनकी रेटिंग से ज़्यादा वोल्टेज दे रहे तो ये खराब होने की आवश्यकता है, फट भी सकते हैं, है ना। तो अपनों को अगर सीरीज में जोड़ना है तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि इनकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो जो वोल्टेज इसके अंदर ड्रॉप हो रहा है उससे ज़्यादा हो, है ना। मतलब ये जैसा 220 वोल्ट का है तो इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना होना चाहिए? उससे कम होना चाहिए, है ना। अगर उससे ज़्यादा होने वाला होगा तो फिर कैपेसिटर खराब होगा, है ना। उसका ऑप्शन नंबर बी, विच कैपेसिटर वोल्टेज ईच कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप मस्ट बी लेस देन इस वोल्टेज रेटिंग। मतलब उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो
कम होना चाहिए, किसके मुकाबले में, वोल्टेज रेटिंग के मुकाबले में, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इफेक्ट अक्योर इफ करंट इज पासेड थ्रू अ स्पाइरल वाउंड कॉइल। देखिए आसान सवाल है, अगर कोई ये क्या एक कॉइल है बरोबर, इसमें से अगर करंट प्रवाहित करेंगे तो यहाँ क्या पैदा होगा, मैग्नेट पैदा होगा, है ना। तो इसके अंदर जो इफेक्ट होगा वो रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सर्किट इफ ए बी पॉइंट आर शॉर्ट सर्किटेड। देखो शॉर्ट सर्किट पोजीशन किसको बोलते हैं, जैसे न्यूट्रल और फेज तार आपस में मिल जाना बिना किसी प्रतिरोध के, या फिर प्लस और माइनस आपस में मिल जाना बिना किसी प्रतिरोध के, तो उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता। क्या होता, जीरो हो जाता। तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, जब यहाँ पर ये दोनों पॉइंट, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, जब ये दोनों आपस में अगर मिल गए तो इसका रेजिस्टेंस जब हम यहाँ पे नापेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि करंट तो डायरेक्ट पास हो जाएगा ना, आसान रास्ता लेगा करंट, रेजिस्टेंस में से नहीं जाएगा, तो यहाँ से करंट डायरेक्ट ही पास हो जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गए बरोबर। तो इसका जो आंसर आएगा सर्किट रेजिस्टेंस विल बी जीरो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिमिलर टर्म इन मैग्नेटिक सर्किट फॉर कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अभी यहाँ पे हमने देखा कि कंडक्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे काम करता है, कि जो करंट किसी कंडक्टर में जो प्रवाहित हो रहा है तो वो उसको आसानी प्रदान करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्टेंस बोलते हैं बरोबर। उसी तरीके से जो हमारा मैग्नेटिक सर्किट है उसमें से क्या प्रवाहित होता है, चुंबकीय बल रेखाएं प्रवाहित होती है। तो किसी पदार्थ में से जो चुंबकीय बल रेखाओं को वो गुजरने देता है आसानी से, उसको हम कहते हैं परमियंस। क्या बोलते हैं, परमियंस, है ना। तो कंडक्टेंस के बिल्कुल ही समान क्या रहेगा, परमियंस, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में समानता है, जैसे इसके अंदर कंडक्टेंस तो इसमें परमियंस, है ना, उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो इसमें मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अगला क्वेश्चन नंबर 41, विच फैक्टर इज डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन द कैपेसिटर। मतलब संधारित्र में धारिता का मान किस कारक द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर देखो जो फॉर्मूला है अपना, ए इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर कैपेसिटर का जो प्लेट का एरिया है अगर वो बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, है ना। और अगर एरिया कम रखे तो कैपेसिटेंस भी कम, क्योंकि चार्ज के लिए जगह बढ़ जाएगी ना स्टोर होने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42, विच वन डिफाइन द चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओहम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम जब टेम्परेचर में 1 डिग्री का चेंज हुआ है ना, तो उसके हिसाब से अगर रेजिस्टेंस भी कम हुआ तो उसको क्या बोलते हैं हम, टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43, विच इज द कॉज फॉर चेंजिंग द परमिएबिलिटी, है ना। परमिएबिलिटी का हमने तो पढ़ा ही है, जैसे रेजिस्टिविटी रहता विरोध करने वाला, कंडक्टिविटी रहता पास करने वाला करंट को, है ना। उसी तरीके से परमिएबिलिटी क्या रहेगा, मैग्नेटिक बल रेखाओं को पास करना है, निर्माण करने वाला, है ना। तो उसका जो फार्मूला है म्यू वो है B/H, है ना। मतलब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी बढ़ा देंगे तो परमिएबिलिटी भी बढ़ जाएंगी, इंटेंसिटी को अगर बढ़ाएंगे तो परमिएबिलिटी घट जाएंगी। मतलब ये दोनों कारकों के द्वारा चेंज हो सकता है ना। तो एनसीवीटी के अंदर इसका आंसर क्या बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी फ्लक्स डेंसिटी इसका राइट आंसर बताया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है। देखो अपने पास इसका एक फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू आर इंटू A/L। ए क्या है, ए जो है वो एरिया है, क्या है, एरिया। और एरिया को काय में नापते हैं हम, मीटर स्क्वायर में, है ना। और उसके बाद लेंथ को काय में नापते हैं हम, लेंथ को भी मीटर में नापते हैं, है ना। तो ये इसके डिवाइड में है। और आर को काय में नापते हैं हम, ओहम में। अब यहाँ पे 2 मीटर है और 1 मीटर है, तो 2 मीटर में से 1 मीटर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ मीटर बचेगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओहम मीटर। ये हमारी रेजिस्टिविटी के यूनिट है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 45, विच लॉ स्टेट दैट इन क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट द अप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। तो किरचॉफ के 2 नियम है ना। पहला नियम करंट का है कि आने वाले करंट के बराबर जाने वाला करंट। उसके बाद उस किरचॉफ का दूसरा जो नियम है वो क्या है कि किसी बंद परिपथ में जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होता है वो उस सोर्स द्वारा निर्माण किया हुआ वोल्टेज का योग होता है, मतलब सम होता है ना।
तो ये इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, किरचॉफ का सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द टोटल इंडक्टेंस इफ 3 इंडक्टर L1 L2 एंड L3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। L1 L2 एंड L3 अगर सीरीज में है तो टोटल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमको डायरेक्ट जो सीरीज का फार्मूला होता है RT = R1 + R2 + R3 है ना, वही फार्मूला इसके लिए भी लागू होता है। तो यहाँ पर LT = क्या हो जाएगा, L1 + L2 + L3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, विच रजिस्टर द लोवेस्ट करंट फ्लो इन अ पैरेलल सर्किट हैविंग द वैल्यू ऑफ 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम एंड 560 ओम है ना। मतलब इसके अंदर किसमें से कम करंट प्रवाहित होगा। यहाँ पर चार दिए है, 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम, और ये चारों अगर पैरेलल में कनेक्टेड है ना। यहाँ पर एक और बना देते हैं हम। तो करंट जो होता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है। यहाँ से जो टोटल करंट आएगा वो क्या होगा, करंट इनके अंदर डिवाइड होगा। तो जिसके अंदर उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा उधर से वो क्या जाएगा, कम जाएगा, और जिधर उसको रेजिस्टेंस कम मिलेगा उधर ज़्यादा जाएगा है ना। जैसे अगर 4 गेट है तुम्हारे पास, एक गेट 10 फुट खुला हुआ है, एक गेट 8 फुट खुला हुआ है, एक गेट 4 फुट है, एक गेट 2 फुट है, और 500 लोगों को छोड़ दिए, तो ज़्यादा लोग किधर से जाएंगे, बड़े गेट में से, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। और कम लोग किस में से जाएंगे, छोटे गेट में से, क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि लोवेस्ट करंट किस में रहेगा, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो 560 ओम है ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ पता करने के लिए कौन सा फार्मूला है। तो हमारा ईएमएफ जो होता है, जो जब हम किसी कनेक्ट नहीं करते सप्लाई से, तब जो डायरेक्ट नाप रहे, जैसे किसी बैटरी का डायरेक्ट हम नाप रहे, तो क्या मेजर कर रहे हैं हम, ईएमएफ मेजर कर रहे हैं, बरोबर। उसके बाद अगर हम किसी चीज को जोड़ते हैं, समझो ये बैटरी है, इसको मैं एक रेजिस्टर के द्वारा जोड़ रहा हूं, बरोबर। तो अगर ये कुछ कनेक्ट नहीं, यहाँ पे मैं नापूंगा तो ये मुझे मिलेगा डायरेक्ट ईएमएफ, और अगर इसके 2 पॉइंट पे नापूंगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, बरोबर। और इस समझो ये लैंप है, क्या है, तो लैंप का एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा ना, तो वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, कुछ ना कुछ मात्रा में वोल्टेज की खपत कर लेगा, उसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे 230 वोल्टेज दिया, तो इसके अंदर समझ लो 3 वोल्टेज ड्रॉप हो गए, बरोबर। और इसको पोटेंशियल डिफरेंस कितने मिलेंगे, 227 है ना। तो कैसे मिला, ईएमएफ = पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप प्लस पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ड्रॉप, इसको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, तो अपनों को ईएमएफ पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 49, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम फैरेड में नापते हैं, इंडक्टेंस को हेनरी में नापते हैं, कंडक्टेंस को मोह में नापते, और जो चार्ज होता है उसको कूलम में नापते। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज इट्स डायमीटर इज डबलेड। मतलब जो कंडक्टर होता है, समझ लीजिए कंडक्टर है, बरोबर। अब ये इसका क्या है, डायमीटर है, बरोबर। तो अगर इसकी साइज को हम डबल कर दे, ये जो डायमीटर है इसका, इसको अगर हम डबल कर दे, तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट गिरेगा, है ना। जब हम इसका डायमीटर बड़ा करेंगे तो इसकी साइड में जो तब परिवर्तन आएगा वो कितना आएगा, 4 टाइम्स आएगा। कितना आएगा, 4, मतलब उसकी साइज से 4 गुना ये बढ़ जाएगा अगर डायमीटर बढ़ा दिए, है ना। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, फिर 4 टाइम घट जाएंगे, है ना। डायमीटर बढ़ाने से इसके जो क्षेत्र में वृद्धि होंगी वो 4 टाइम होंगी, तो रेजिस्टेंस जो घटेगा तो वो भी कितना घटेगा, फिर 4 टाइम घटेगा, है ना। तो बी इसका जो आंसर है वो राइट आंसर रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा पार्ट 6 खत्म हुआ, और उसी के साथ मॉडल नंबर 3 भी हमारा यहाँ पर खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने इलेक्ट्रिकल जो स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर वाले, उनके साथ जरूर शेयर कीजिए।